नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम मैथ्स के सारे महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है। क्वेश्चंस को ध्यान से बिल्कुल पढ़ेंगे कि यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए कोई मोटर है वह 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किमी प्रति घंटा में हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें चाल निकालना दोस्तों आना चाहिए। चाल का फार्मूला याद होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी के बटा समय, यानी कितनी दूरी है और उसके बटाए हमें समय करना है। तो दूरी हमारी कितनी है दोस्तों, दूरी दी गई है 100 मीटर। कितनी दूरी चलती है, 100 मीटर चलती है। तो दूरी हमारी हो गई 100 मीटर और समय हमारा कितना लगा, 9 सेकेंड लगा। कितना लगा, 9 सेकेंड लगा। तो 100/9। अब देखेंगे ये मीटर प्रति सेकेंड में है। ये जो हमारा मान आया है 100/9 ये मीटर प्रति सेकेंड में है, लेकिन हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो छोटी दूरी है मीटर प्रति सेकेंड, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़ी दूरी में बदलना है। तो जब भी आपको ऐसा करना हो, छोटी दूरी से बड़ी दूरी में बदलना हो, तो आपको 18/5 से गुणा करना है। आप 5/18 याद रखेंगे, 5/18। यदि आपको छोटी दूरी में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड क्या है, घंटे से छोटा है, छोटा है क्योंकि घंटा, एक घंटे में कितना 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो जब भी छोटी दूरी में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब बड़ी दूरी में बदलना हो यानी मीटर प्रति सेकेंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो, बड़ी दूरी में जाना हो, तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो बड़ी दूरी के लिए बड़ा मान ऊपर, छोटी दूरी के लिए छोटा मान ऊपर यानी 5 ऊपर, और बड़ी दूरी में 18 ऊपर। ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमें ये मीटर प्रति सेकंड में हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो बड़ी दूरी में बदलना है तो बड़े संख्या को ऊपर रखेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। यदि छोटी दूरी में बदलना हो ना तो 5/18 से गुणा करते। ये बिल्कुल क्लियर रखेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 9 दूना 18, 5 से काट लेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब 20 का गुणा 2 में कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 20 बचा, यहाँ पर 2, तो 20 दूना 40 हो गया। तो ये हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। तो 40 किस में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है। तो ये हमारा दोस्तों रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ए का 30%, तो ए गुणा 30% यानी दोस्तों 30/100। प्रतिशत हटाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30/100, 30/100। अब देखिए ये 0 से 0 एक कट जाएगा तो ये 3/10 हो गया। तो इसको हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, 3/10, 3/10 आ गया। अब देखिए बराबर है बी का के स्थान पर गुणा बी गुणा, अब देखिए 0.25 है तो 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 25 और दशमलव देखिए 2 स्थान पर है तो हम बटे में 2 जीरो कर देंगे नीचे, क्योंकि 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो 100 से नीचे भी हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 25/100 आ गया। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 1/4। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, बी गुणा 1/4, बी गुणा 1/4। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, सी का 1/5 है तो सी गुणा 1/5। तो इस तरीके से सब हमने लिख लिया। अब इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ए बी सी के। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब यदि यहाँ पर भी 1 होता तो इसको हम इस तरीके से भी और यहाँ पर एक स्टेप लिख लेते हैं, पर आपको एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5।
अब यहाँ पर हमने दोस्तों इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि एक में गुणा करेंगे तो उसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं, वही हमारी वैल्यू या संख्या कुछ भी कहें वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऊपर सभी में क्या है, सभी में यहाँ पर एक एक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 3 है। अब हम क्या करेंगे इसको, तो ए का यहाँ पर देखिए जो रेशियो होगा वह 10 ही होगा। अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो 10, 4, 5 ये इनका अनुपात हो जाता, पर यहाँ पर देखिए ऊपर 3 है। अब हम जब 3 को यहाँ पर लिखेंगे ए के साथ तो ए का यहाँ पर रेशियो केवल 10 ही होगा, 3 यहाँ पर इसका गुणा नहीं होगा। लेकिन बी में जब करेंगे तो यहाँ पर 4 में भी 3 का गुणा होगा और 5 में भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए के बटे 10 बराबर बी के बटे 4 तियाँ 12, ये 3 का गुणा 4 में हो जाएगा 12 बराबर सी बटे 3 का गुणा 5 में हो जाएगा 5 तियाँ 15। अब यहाँ पर सीधा सीधा दोस्तों हमारा आ गया 10, 12, 15, तो किस ऑप्शन में है, बी वाले में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक बार और बता देते हैं, यदि 3 यहाँ पर दोस्तों नहीं होता तो यहाँ पर हम सीधा सीधा रेशियो इनका लिख लेते 10, 4, 5, क्योंकि ये बटे में है और बराबर में है तो इनका रेशियो सीधा सीधा हो जाता 10 और 4 और 5 का। लेकिन यहाँ पर 3 है तो जिसके साथ 3 है उसमें उसका 3 का गुणा नहीं करेंगे, बाकी सब में उसका गुणा करके वो रेशियो हम बना लेंगे, जैसा मैंने देखिए आपको यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, अश्वनी ने 21% के छूट पर टीवी खरीदा। यदि वह 27% की छूट पर खरीदता तो उसे 312 बचा लेता। उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा? देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए जब 21% की छूट पर टीवी खरीदा और यदि वह 27% की छूट पर खरीदता तो हमने माना दोस्तों टीवी का जो MRP है वह कितना है, 100 है, यानी अंकित मूल्य जिस पर छूट दिया जाता है, जो मार्क प्राइस लिखा होता है वह 100 है। 21% की छूट पर उसने टीवी को खरीदा था। तो 21% की छूट है, जब 21% की छूट देगी 100 पर तो कितना कम होगा, 100 में से 21 को घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 79 यानी 79। अब देखिए उसने कहा है कि यदि वह 27% की छूट पर खरीदता, 21% की छूट पर खरीदा था, लेकिन अगर वह 27% की छूट पर खरीदता तो कितने में खरीदता, 73 में खरीदता। 27% की छूट पर 100 में से 27 घटा लेंगे। अब देखिए कहा तो वह 312 बचा लेता, यानी 21% की छूट पर खरीदता लेकिन वह 27% की छूट पर खरीदता तो 312 रुपये बचाता। तो 69 में उसने देखिए 79 में यहाँ पर ख़रीदा था लेकिन 73 में ख़रीदता तो 312 और बचा लेता, यानी कितने का छूट यहाँ पर और मिल जाता, तो 73 में यहाँ पर 79 में से 73 को और घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो हमसे कहा है कि 312 की छूट बचा लेता। तो ये सब देखिए जो हमारा वैल्यू है ये परसेंटेज है, तो ये 6 भी परसेंटेज में है। अब कहा है 312 और बचा लेता, तो इस 6 का मान क्या हो जाएगा, 312 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 6 बचा रहा है लेकिन यहाँ पर जो रुपए में दिया है वह 312 बचा रहा है, तो 6 का मान 312 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 का 312 में भाग कर देंगे तो 6 पचे 30, 6 दूना 12, 1 का मान आ गया 52। 1 का मान कितना आ गया, 52 रुपये। अब देखिए हमसे आगे कहा है कि उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा, तो उसने 21% की छूट पर टीवी खरीदा था, यानी 79 में उसने टीवी को खरीदा था। तो 52 का गुणा हम कर लेते हैं 79 में, तो ये दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पर गुणा हम इसको कर लेते हैं, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर ये 3 से 9, 7, 16, ये कितने से यहाँ पर सीधा सीधा हम गुणा कर लेते हैं, तो 79 यहाँ पर करते हैं, देखिए 79 गुणा 52, 79 गुणा 52।
अब यहाँ पर हम देखें, अगर डिविजिबिलिटी कुछ देखेंगे तो 13 चौका 52 होता है, यानी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से ये भी कट रहा, ये भी कट रहा। 4 से डिवाइड के लिए लास्ट का 2 अंक हम पीछे से देखते हैं। तो 4 से दोस्तों ये वाला नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी कट रहा है, तो तीनों 4 से यहाँ पर कट रहे हैं। तो हम कोई दूसरा तरीका यहाँ पर देखते हैं। इसको सीधा गुणा कर लेते हैं। 2 9 18 हो जाएगा, और 2 7 14, 1 15 हो जाएगा, और 5 9 45 हो जाएगा, और 5 7 35, 4 39 हो जाएगा। ये अब हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, और 5 5 10 को 0, 9 1 10 की 0, हासिल 1 11, और यहाँ पर 3 1 4, यानी 4108। किस ऑप्शन में है दोस्तों? 4108, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, लेकिन अगर यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे आपको सॉल्व करना है? आपको सीधा क्या ध्यान देना है कि 21% की छूट दिया, उसके बाद 27% की छूट पर ख़रीदता तो 312 बचा लेता। यानी यहाँ पर छूट में कितना बचा रहा है? तो 21% और 27% की छूट, तो कितने का डिफरेंस है? 6% का, और यही 312 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर सीधा सीधा हम 6 से यहाँ पर 6 से करते तो यहाँ पर भाग कर लेते, तो ये आ जाता हमारा 52। अब हम देखते कि कितने परसेंट की छूट पर ख़रीदा था, तो 21% की। तो 100 में से 21 घटा लेते, सीधा यहाँ पर 79 से हम गुणा कर देते, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 तथा 7 वर्षों में 900 हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी? अब देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सीधा सीधा इसको सॉल्व करेंगे कि 4 वर्ष में इतना हो गया, 7 वर्ष में इतना हो गया। हमें ब्याज की दर निकालना है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए हमें 1 वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए, बस हमारा ब्याज निकल गया। तो हम 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? देखिए, 4 वर्ष में धनराशि इतनी हो गई, 7 वर्ष में इतना हो गया। तो साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है, जो दर होता है, वह हर वर्ष समान लगता है। यदि इस साल 500 बढ़ा तो अगले साल भी 500 रुपये बढ़ेगा, उसके बाद अगले साल भी 500 ही रुपये बढ़ेगा। तो 4 वर्ष में इतना हो गया और 7 वर्ष में इतना हो गया। तो हमने यहाँ पर 4 और 7 का डिफरेंस देखा कि कितने साल का इनका अंतर हुआ। तो 3 साल में, 3 साल में धनराशि कितनी बढ़ गई? तो 750 से 900 हो गया। कैसे डिफरेंस निकालेंगे? 750 में 50 जोड़ेंगे, 800 हो जाएगा, 800 में 100 और जोड़ देंगे, 900 हो जाएगा, 150 का, यानी इनका अंतर है, डिफरेंस है। 900 से सीधा 900 में से 750 घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 बराबर हमने निकाल लिया 150, यानी ये 3 ईयर है, 3 साल का जो ब्याज है वह 150 है। तो हम 1 साल का ब्याज लेंगे कि 1 साल में कितना ब्याज बन रहा है। तो 1 साल में 3 × 5 = 15, 1 साल में 50 रुपये का ब्याज बन रहा है। अब देखिए, हमें मूलधन चाहिए कि मूलधन कितना था। तो 1 साल में 50 रुपये का ब्याज बना, और 4 साल में 750 रुपये हो गए थे। तो ये 4 साल का भी ब्याज क्या हुआ, इसमें जुड़ गया है। तो 4 साल का हम ब्याज निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1 साल का 50 रुपये है, तो 4 साल का गुणा कर लेते हैं, 4 साल का ब्याज आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 साल का ब्याज। तो 4 × 5 = 20, 200 रुपये ये 4 साल की ब्याज है, 200 रुपये 4 साल का ब्याज है। अब हमें मूलधन चाहिए, तो इस 750 में 4 साल का ब्याज भी शामिल है। तो 750 में से हम क्या करेंगे? 200 को घटा देंगे। तो 200 को घटा देंगे तो 550 आ जाएगा। ये हमारा आया है मूलधन, 550 हमारा मूलधन आ गया। तो अब हमें ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा कि दर निकालने के लिए, तो 1 साल का ब्याज हमारा 50 रुपये था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50, और हमारा जो यहाँ पर मूलधन है 550 है, और रेट निकालना है, गुणा 100 कर लेंगे। गुणा 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 500। तो 5 से ये 11 बार में कटेगा, तो 100/11 हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, लेकिन ये हमारा दोस्तों समझाने का तरीका था। अब हमें एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है सीधा देखना है। 4 7 वर्ष में इतना हो गया, 3 वर्ष का डिफरेंस लेना है, और पैसे का अंतर देखना है कितने बढ़ गए। तो 3.5 यहाँ पर 150। अब 1 साल में कितने बढ़ गए ये देखना है, 50 बढ़ गए। अब सीधा हमें यहाँ पर मन में सोचना है कि 4 वर्ष में इसमें ब्याज शामिल है, तो 1 साल में 50 बढ़ा, 4 वर्ष में 5 × 20, 200 बढ़ा। तो 750 में से 200 घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 550।
अब हमें देखना है कि हमारा मूलधन 550 आ चुका है, तो 50 बटे सीधा 550 हमें कर देना है, गुना 100 कर देना है। तो ये 0 0 वही आ गया हमारा दोस्तों 100 बटे 11%। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में सोचना है, हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 4 साल का ब्याज इतना हुआ, 5 साल का इतना हुआ। हमें ये कैलकुलेशन अपने मन में ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में कुल छात्रों में 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताएं। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों वाला भाग देखना है कि दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण है या उत्तीर्ण है। तो दोनों में देखिए क्या है, अनुत्तीर्ण है, यानी पास नहीं है। तो दोनों में यहाँ पर पास नहीं है, अनुत्तीर्ण है। देखिए इसको हम यहाँ पर डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 सर्कल बना लेते हैं, ये दोनों वाला भाग है बीच का। देखिए 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो यानी 5% 20 में जो इतिहास में अनुत्तीर्ण हो उसमें भी 5% ये शामिल है। तो हम यहाँ पर 20 में से 5 को घटा कर लिखेंगे, तो ये 15 आ गया और इस 5 को बीच में रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में हैं। तो 15 में से 5 को घटा कर लिखेंगे, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर 5 तो है ही। अब देखिए ये वाला जो भाग होगा, ये 5 वाला भाग है, तो इसको पूरा लेंगे तो 15% आ गया। ये 5 वाला भाग होगा, इसको पूरा लेंगे तो 20% आ गया। यानी हमारा डायग्राम ये बन गया है। और ये सभी क्या है, फेल हैं, अनुत्तीर्ण हैं। अब हम टोटल फेल निकालेंगे कि कुल कितने फेल हैं। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो 15 5 20 10 कितना हो गया, 35। सॉरी 15 5 20 10 30 हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30% लोग फेल हैं, टोटल फेल हैं। तो 100% टोटल विद्यार्थी होंगे, क्योंकि 100% ही होते हैं किसी चीज़ में। तो 100% में से 30% फेल हैं, तो 30% को घटा लेंगे तो कितने पास हो गए, 70% पास हो गए। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 70% लोग पास हो गए। तो इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के जो भी अन्य क्वेश्चंस बनेंगे आगे, वो भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।